कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हो अपने घरों में रह करके और अपनी पढ़ाई की निरंतरता को भी बनाए रख रहे होंगे। हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं आप लोगों से। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन शुरू किया था। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हमारा जो दूसरा चैप्टर है वह है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़। पहले अध्याय में हम लोगों ने जाना था कि आपदा क्या है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं और आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। इस अध्याय में हम लोग जानेंगे बाढ़ और सुखाड़ के बारे में, जो एक सामान्य प्राकृतिक आपदा है। कई बार आप में से कई लोगों ने इन आपदाओं का सामना भी किया होगा, कम या अधिक। इन आपदाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका कारण क्या है और कैसे इनका प्रबंधन किया जाए। एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं, प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। प्रबंधन का उद्देश्य है कि आपदाओं से होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य यही है। तो हम लोग जानेंगे बाढ़ और सुखाड़ के संदर्भ में कि कौन कौन सा प्रबंधन करके हम कैसे इसके प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बाढ़ के बारे में जानेंगे, बाढ़ आती कैसे है। हम लोग सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। बाढ़ कैसे आती है। हम इसका शुरू करें आपदा का सेकेंड चैप्टर में लिखवाना। उसके पहले हम चाहेंगे कि हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में एक होमवर्क दिया था, उसकी चर्चा कर लें। होमवर्क था पॉलिटिकल साइंस से कि बिहार से लोकसभा में और राज्यसभा में कितने सदस्य चुनकर जाते हैं। तो आप में से कई लोगों ने उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया है। आप याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार परीक्षाओं में आता है, बोर्ड परीक्षाओं में। लोकसभा के लिए 40 सदस्य जाते हैं बिहार से और राज्यसभा के लिए 16 सदस्य जाते हैं बिहार से। ठीक है, तो ये संख्या याद रखना है आपको। लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। आइए शुरू करते हैं, बाढ़ कैसे आती है। कई बार आप देखते हो कि नदियों के जलस्तर में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, तो हम उसको बाढ़ की संज्ञा देते हैं, उसको बाढ़ कहते हैं। तो नदियों के जलस्तर में उतनी अधिक वृद्धि जिससे कि जान माल की क्षति हो, तो वह बाढ़ आपदा की श्रेणी में आता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। अत्यधिक वर्षा के कारण होता है, या नदियों में जल की अधिकता के कारण होता है, और भी कई कारण हैं, जैसे नदियों के मार्ग में अवरोध पैदा हो गया, या नदियों में सिल्ट पैदा हो गया, उसके तली में गाद जमा हो गए, तो उससे भी बाढ़ आती है। तो अनेक कारण है इसका, हम लोग इसे उत्तर पॉइंट वाइज लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बाढ़ एक सामान्य प्राकृतिक आपदा है। जब मानसूनी वर्षा अधिक होती है तो इससे
नदियों के जल स्तर में काफी वृद्धि होती है। तब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। इसके आगे आपको पॉइंट वाइज लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए आएंगे सवाल। सबसे पहला लिखेंगे अत्यधिक वर्षा, दूसरा लिखेंगे नदियों के बहाव क्षेत्र का अतिक्रमण, मतलब कब्जा करना। तीसरा लिखेंगे नदियों के मार्ग में गाद या सिल्ट का जमा होना, गाद या सिल्ट का जमा होना। चौथा लिखेंगे नदियों पर बांध बनाना। जब नदियों पर बांध बना के उसकी जो गति है उसको रोका जाता है तो उससे भी क्षेत्र में जल फैलता है, बढ़ता है, इससे भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नदियों पर बांध बनाना 4 पॉइंट हुए। और 5वां लिखेंगे हिमखंडों का तेजी से पिघलना। हिमखंड क्या है? जैसे ध्रुवीय इलाकों में जहाँ जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर बर्फ जमे हुए हैं। कई नदियों का उद्गम उन स्थानों से हुआ है। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो हमारे वायुमंडल में विभिन्न कारणों से तापमान में वृद्धि हो रही है, होती है, तो उसके कारण जो ध्रुवों पर या जो ठंडे इलाकों में जो बर्फ जमे हुए हैं वे पिघलते हैं और पिघलने के बाद उससे नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है। तो इससे भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ का एक कारण यह भी है हिमखंडों का पिघलना। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन था। आप एग्जाम में कम से कम 4 कारण जरूर लिखेंगे। ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखेंगे, एकदम पूरी गारंटी कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बाढ़ से होने वाली हानि। बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। क्योंकि हम लोग पहले जानते हैं, बहुत कॉमन सी बात है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। इससे जान माल की क्षति होती है। क्षति कैसे होती है? कई बार क्या होता है कि बाढ़ में सड़कें बह जाती हैं, गांव का गांव डूब जाता है, सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान होता है, किसानों के फसल नष्ट हो जाते हैं। तो इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। हमारे बिहार में जो बिहार का उत्तरी इलाका है, उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है, वह प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है। वहाँ का जनजीवन प्रभावित होता है। कई ऐसे क्षेत्र हो जाते हैं जहाँ से महीनों तक उस क्षेत्र का राज्य के बाकी हिस्सों से संपर्क पथ खत्म हो जाता है।
पशु मर जाते हैं, फसल नष्ट हो जाते हैं, अनेक प्रकार के जान और माल की क्षति होती है बाढ़ के कारण। आइए इसको नोट करते हैं। बाढ़ से होने वाली प्रमुख हानि इस प्रकार है। पहला, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल नष्ट हो जाते हैं, फसल नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, आवास क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आवास क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा, बाढ़ में डूबने से लोगों की मृत्यु लोगों एवं पशुओं की मृत्यु हो जाती है। मतलब आदमी का भी मृत्यु होता है और पशु भी मरते हैं बाढ़ में बहने से। लोगों एवं पशुओं की मृत्यु हो जाती है। चौथा लिखेंगे, परिवहन व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और पांचवा लिखेंगे, विद्युत आपूर्ति, संचार व्यवस्था आदि प्रभावित होते हैं। विद्युत आपूर्ति, संचार व्यवस्था आदि प्रभावित होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, तीसरा है, बाढ़ से सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। सावधानियों को लिखें। लिखेंगे, बाढ़ से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सावधानियां अपनाई जानी चाहिए। अपनाई जानी चाहिए।
पहला, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, बाढ़ प्रभावित जहाँ पर बाढ़ हमेशा आती है या आने की संभावनाएं होती है ना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भवन मजबूत एवं ऊंचे बनाए जाने चाहिए। दूसरा, नदियों के किनारे निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा, बाढ़ के बाद जल निकासी की तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए। इसका अर्थ हो कि मान लीजिए बाढ़ के कारण अगर किसी रिहायशी इलाके में, आबादी वाले इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है तो तत्काल इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वहाँ से बाढ़ का पानी बाहर निकल सके, निकाला जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा लिखे, बाढ़ के बाद जल निकासी की तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा लिखेंगे, बाढ़ की पूर्व सूचना आम लोगों को दी जानी चाहिए। पांचवा लिखेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये उपाय करके बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। मतलब कौन कौन से ऐसे उपाय किए जाएं कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ही न हो, उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसको भी हम वैसे ही पॉइंट वाइज लिखेंगे। बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, नदियों के किनारे ऊंचे एवं मजबूत तटबंध, ऊंचे एवं मजबूत तटबंध बनाए जाएं। दूसरा, विभिन्न नदियों को
नहरों द्वारा आपस में जोड़ा जाए। विभिन्न नदियों को नहरों द्वारा आपस में जोड़ा जाए। तीसरा लिखेंगे, बांध बनाकर नदियों की धारा को परिवर्तित किया जाए। परिवर्तित किया जाए, इसको चेंज किया जाए, घुमाया जाए। और चौथा लिखेंगे, वैश्विक तापमान वृद्धि को कम किया जाए। ये प्रमुख उपाय हैं जिनको अपनाकर बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, ये 4 सवाल हो गए हैं। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 7 है। 3 सवाल हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आप एक होमवर्क नोट कर लीजिए आज के लिए। विश्व में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर और कहां बनाया गया है? विश्व में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर और कहां बनाया गया है? ये आपका आज का होमवर्क है, आप इसका उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग ये चैप्टर समाप्त कर लेंगे। 3 क्वेश्चन 4 हो गए हैं, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको हम पूरा कर लेंगे। आप इसका उत्तर ढूंढेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तब तक घर में बने रहें, स्वाध्याय करते रहें, समय का सदुपयोग करें और पढ़ने के साथ साथ अपना पाठ्यक्रम पढ़ने के साथ साथ अगर आपको कुछ शौक है, कुछ लिखने का, कुछ अतिरिक्त पढ़ने का, वो भी करते रहें। ठीक है, आपदा को अवसर में बदलें, अवसर का लाभ उठाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।